चलिए, ओवरऑल अभी तक मेटलर्जी का फर्स्ट पार्ट कंप्लीट किया, क्रशिंग एंड ग्राइंडिंग। सेकेंड पार्ट कंप्लीट किया, कंसंट्रेशन ऑफ ओर। उसके अंदर अपन लोगों ने बहुत सारे अलग अलग मेथड देखे। एक बार रिवाइज। फर्स्ट हैंड पिकिंग, उसके बाद में ग्रेविटी सेपरेशन, उसमें हाइड्रोलिक वॉश आ गया। उसके बाद मैग्नेटिक सेपरेशन, उसके बाद इलेक्ट्रोस्टैटिक कंसंट्रेशन, उसके बाद में फ्रॉथ फ्लोटेशन प्रोसेस, उसके बाद में लीचिंग। ठीक, फिर अपन लोग चले कि भाई अब हमारा जो कॉन्सेंट्रेटेड हो रहा है उससे हमको क्रूड मेटल निकालना है। क्रूड मेटल निकालने के लिए दो मेथड, एक है टू कन्वर्ट इनटू इट्स ऑक्साइड फॉर्म एंड सेकंड मेथड टू गेट रिडक्शन टू गेट द क्रूड मेटल। ऑक्सीडेशन के लिए, ऑक्साइड में कन्वर्ट करने के लिए रोस्टिंग और कैल्सिनेशन। रिडक्शन वाले में हम लोगों ने बहुत सारे मेथड देखे। मेन हमारा जो रहेगा वो वर्ड रहेगा स्मेल्टिंग। कई बार ये कंफ्यूजन हो जाता है कि हम स्मेल्टिंग वर्ड जो है वो गायब कर देते हैं, दिमाग में ही नहीं आता कि स्मेल्टिंग किसे बोलते हैं, क्योंकि हमने इतना ज्यादा रिडक्शन पढ़ लिया कि स्मेल्टिंग गायब हो जाता है। तो याद रखिए, स्मेल्टिंग रिडक्शन के साथ में आप लोगों को पढ़ना ही पढ़ना है। अब हम फोर्थ पार्ट पे जा रहे हैं जिसमें हम बोलेंगे प्यूरिफाइंग द क्रूड मेटल। अब हमें अपना प्योर मेटल जो है वो मिलना चाहिए। ये हमारा रोमन नंबर में फोर्थ पार्ट का। अब अगर बात ये है कि हमने तो क्रूड मेटल ले लिया, हम अभी तक सारा कचरा हटा चुके, सारी इम्प्यूरिटीज हमने हटा दी, सारे ज्ञान के पार्टिकल्स हम लोग हटा चुके, तो अब क्या बचा? अपन ने लिख भी दिया वहां पर कि Fe प्लस ये या Pb प्लस ये या Hg प्लस ये, तो इसका मतलब आयरन तो मिल गया ना भैया। फिर हम ये फोर्थ प्रोसेस क्यों लेकर आए? तो क्या रह जाता है उसके बारे में आप लोग लिखेंगे कि नाउ द इम्प्यूरिटीज लेफ्ट बिहाइंड आर, लिखिए, नाउ द इम्प्यूरिटीज लेफ्ट बिहाइंड आर फर्स्ट unreduced oxides of metal क्या हुआ? बोले अरे थोड़ा सा Fe2O3 जो है वो बच गया, वो Fe में कन्वर्ट ही नहीं हो पाया, वो Fe2O3 के फॉर्म में ही थोड़ा सा बच गया। तो बच गया मतलब वो अभी भी क्या है? एज एन इम्प्यूरिटी प्रेजेंट है। PbO, तो बोले PbS और PbO रिएक्ट तो कर रहे थे, लेकिन थोड़ा बहुत PbO साथ में अभी भी आगे आ गया। तो वो जो आगे आ गया दैट इज अनरिड्यूस्ड ऑक्साइड, ये हमारा इम्प्यूरिटी प्रेजेंट है। सेकेंड, कभी कभार गलती से कोई नॉन मेटल्स रह जाता है, तो सेकेंड इज नॉन मेटल्स लाइक कार्बन, सिलिकॉन, फॉस्फोरस, आर्सेनिक और सल्फर। पॉसिबिलिटी लेके चल रहे हैं हम लोग कि हमें गलती से ही ये रहेंगे। तो अब जो इम्प्यूरिटीज है वो अनरिड्यूस्ड ऑक्साइड, नॉन मेटल्स। अब ऐसा कुछ आ गया जो हमारे लिस्ट में नहीं था, कॉल्ड एज फॉरेन मेटल। मतलब हमने तैयारी करी थी, सपोज करिए ZnS और PbS, तो अपनी तैयारी क्या थी कि जिंक और लेड को अलग अलग करना है, लेकिन उसमें हो सकता है ट्रेस अमाउंट में कोई और मेटल साथ में आ गया। अब हमने उस मेटल को अलग करने का प्रोसेस तो किया ही नहीं, तो वो मेटल आगे 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 कंटिन्यूएशन में रह गया, तो भाई वो हमारे लिए इम्प्योरिटी हो गया। इट इज कॉल्ड एज फॉरेन मेटल। और लास्ट इज स्लैग और फ्लक्स। हमने शायद स्लैग और फ्लक्स की बात अभी नहीं करी है ना, ये रह गया एक टॉपिक। ओके, पहले वही कंप्लीट करेंगे। चलो ये चार लिख लो, जो रह गया है उसको यहाँ पे कंप्लीट करके ही आगे जाएंगे, ऐसा नहीं कि अपन बढ़ गए। ये तो अभी आपने हेडिंग डाल दी कि नाउ द इम्प्यूरिटीज लेफ्ट बिहाइंड आर ड्यू टू अनरिड्यूस्ड ऑक्साइड, नॉन मेटल, फॉरेन मेटल और स्लैग और फ्लक्स। अब टॉपिक बाकी रह गया है स्लैग और फ्लक्स, तो उसकी हेडिंग लिख लीजिए, स्लैग और फ्लक्स।
लिखिए, इफ द कैल्साइंड, कैल्सिनेशन जिसका करा, इफ द कैल्साइंड और रोस्टेड और still contain some non-fusible impurities, then an additional substance called as flux is added to it and the product formed is easily fusible and is called as slag. ये इम्प्यूरिटीज है, साथ में हमने एक एडिशनल सब्सटेंस ऐड कर दिया, नॉन फ्यूजेबल का मतलब हाँ नॉन रिएक्टिव, तो अपन ने उसको फ्लक्स के साथ में ऐड करवा दिया। यहाँ पे हमारे पास में आ गया स्लैग, दिस स्लैग इज नाउ फ्यूजेबल। इसके लिए अपने को याद करना पड़ता है कि अगर हमारे पास इम्प्यूरिटी एसिडिक है, SiO2 एसिडिक इम्प्यूरिटी है, तो फ्लक्स जो हम ऐड करेंगे दैट विल बी कैसा, बेसिक इन नेचर। और अगर इम्प्यूरिटी बेसिक है then the flux added will be acidic in nature. लिख लीजिए एक एग्जांपल, इसको अपन लोग समझते हैं कि सपोज करिए हम लोगों ने कैल्सिनेशन और रोस्टिंग किया। कैल्सिनेशन क्यों किया, कार्बोनेट और है उसको ऑक्साइड में कन्वर्ट करने के लिए कैल्सिनेशन, सल्फाइड और है उसे ऑक्साइड फॉर्म में कन्वर्ट करने के लिए हमने किया रोस्टिंग। इतना समझ में आता है। अब अपन लोगों ने कैल्सिनेशन और रोस्टिंग कर दी और हमारा जो मेटल था उसको अपन ने ऑक्साइड फॉर्म में कन्वर्ट भी कर दिया। अब इस पूरी कहानी में क्या हुआ कि हमारे पास में जब हम लोग अपने मेटल को ऑक्साइड फॉर्म में कन्वर्ट कर रहे थे तो कुछ जैसे सिलिकॉन ये भी ऑक्साइड फॉर्म में कन्वर्ट हो गया और ये बन गया SiO2। तो अब जो मेरा मेटल है जो मुझे चाहिए था ऑक्साइड फॉर्म, उसके साथ में कौन मिक्स हो चुका, SiO2। कौन आ गया, नहीं पता चला, वापस से कोई भी एक एग्जांपल ले लो कि भाई मेरे पास ये मेरा मेटल ऑक्साइड है। यहाँ तक तो समझ में आएगा, कैल्सिनेशन और रोस्टिंग चल रहा है, कैल्सिनेशन और रोस्टिंग में हमने अपना मेटल ऑक्साइड बना लिया। अब जब कोई इम्प्यूरिटी प्रेजेंट है तो वो भी तो साथ में ऑक्साइड फॉर्म में कन्वर्ट हो सकती है, ऐसा मनाही थोड़ी है कि नहीं भाई मैं नहीं कन्वर्ट हो सकता। तो उसमें सिलिकॉन एज अ इम्प्यूरिटी प्रेजेंट होगा, तो सिलिकॉन भी ऑक्साइड फॉर्म में कन्वर्ट हो गया और वो बन गया SiO2। अब मेरे पास मेरा मेटल भी ऑक्साइड फॉर्म में है और इम्प्यूरिटी भी ऑक्साइड फॉर्म में आ गई। अब रिडक्शन करने गए तो पता चला इसका भी रिडक्शन हो गया और इसका भी रिडक्शन हो गया, तो ये तो गलत बात है। हमें क्या करना है, इम्प्यूरिटीज को हटाना है। तो अब इम्प्यूरिटी को हटाने के लिए मैंने एक ऐसा सब्सटेंस चूज किया जो इस वाले इम्प्यूरिटी के साथ ऑक्साइड फॉर्म के साथ इजीली रिएक्ट कर जाए। तो ये जो इम्प्यूरिटी है ये अगर एसिडिक नेचर की है तो इसके लिए मैंने चूज किया कि चलो किसको ले लो, कैल्शियम ऑक्साइड को ले लो। तो ये कैल्शियम ऑक्साइड क्यों लिया गया, क्योंकि कैल्सिनेशन और रोस्टिंग के बाद इम्प्यूरिटी भी ऑक्साइड फॉर्म में कन्वर्ट हो चुकी और मुझे उसे रिमूव करना। तो इस वक्त जब मैं कोई सब्सटेंस इसके अंदर ऐड कर रही हूँ, मैंने उसे क्या नाम दे दिया,
सिर्फ नाम देने की बात है कि मैंने उस सब्सटेंस को नाम दे दिया फ्लक्स, वो कोई और भी हो सकता है। अभी बताते हो, एक और एग्जांपल ले लेंगे अपन। और अब मेरे पास बन गया CaSiO3। अब इस CaSiO3 को क्या नाम दे दिया? कंपाउंड को नाम नहीं दे रहे, वो जो इंप्यूरिटीज से अब हमें मिला है उस चीज को हमने नाम दे दिया स्लैग। ये कॉमन नेम है, ये कैल्शियम ऑक्साइड नहीं बोल रहे, क्या बोल रहे हैं हम? फ्लक्स। ऐसे इसे हम लोग नाम नहीं दे रहे, हम लोग क्या नाम दे रहे हैं? स्लैग। अब ये स्लैग जो है ये लाइटर होता है, लाइटर है जो हमारा मेटल ऑक्साइड है उसके ऊपर ये आ जाएगा, और लाइटर होने के कारण इट कैन बी इजीली स्किम्ड ऑफ। मतलब जैसे दूध में से मलाई को निकालते हैं उसे बोलते हैं स्किम्ड ऑफ करना। तो ऐसे ही ये इतना लाइटर है कि ये हमारे मेटल ऑक्साइड के ऊपर आ जाएगा एंड इट कैन बी इजीली स्किम्ड ऑफ। तो दिस इज कॉल्ड एज फ्लक्स एंड दिस इज कॉल्ड एज स्लैग। एक और एग्जांपल हम लोग यहाँ पे लेते हैं कि सपोज करिए हमारे पास FeO एज एन क्या प्रेजेंट है? इम्प्यूरिटी प्रेजेंट है। हो सकता है ना किसी भी मेटल के अंदर। अब ये इसका नेचर है, इट इज मेटल ऑक्साइड्स आर बेसिक इन नेचर, इतना भी पता चलता है। तो इसके साथ मुझे जो रिएक्ट करने के लिए चीज चाहिए वो कैसी होनी चाहिए? एसिडिक होनी चाहिए। वो जो चीज मैंने चूज करी SiO2, उसको क्या नाम देंगे? फ्लक्स कुछ नहीं है, फ्लक्स वो चीज है जो इस इम्प्यूरिटी ऑक्साइड वाली जो इम्प्यूरिटी है उसे रिमूव करने का काम करेगी बाय द फॉर्मेशन ऑफ अ स्लैग। स्लैग क्या है? तो स्लैग लाइटर पार्ट है मेटल ऑक्साइड से अपर प्रेजेंट होता है एंड इट कैन बी इजीली स्किम्ड आउट। अब थोड़ा सा सोचो कि दूध का ही एग्जांपल याद आ गया दिमाग में। तो दूध के ऊपर मलाई प्रेजेंट है, मम्मी ने बोला जाओ निकाल दो, मम्मी एक्सपर्ट है, आप नहीं। आप निकालने के लिए गए, थोड़ी सी मलाई टूट गई, टूट गई, टूट गई, क्या फर्क पड़ रहा है? कोने कोने में लगी थी, बोले वहां लगी रह गई, यहाँ नहीं चलेगा। यहाँ जो बच गई वो अभी भी क्या कहलाएगी? इम्प्यूरिटी। और उसको हम कौन सी स्टेप में सुधारने के लिए जा रहे हैं? फोर्थ स्टेप में, है ना। फोर्थ स्टेप जो अपन ने लिखी है उसमें अपन ने बोला है कि थोड़ा सा स्लैग वहां पर बच गया है, अब उसे हमें रिमूव करने का काम करना है। ठीक, तो लिख लीजिए